नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक में पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के खाते में भेजी छात्रवृत्ति की राशि। रीवा जिले के 7,412 विद्यार्थियों के खाते में भेजी गई 8 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,40,000 छात्रों को 331 करोड़ रुपए शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के खाते में अंतरित की। इस दौरान विभाग मंत्री रामखिलावन पटेल भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि रीवा जिले के शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के 7,412 विद्यार्थियों के खाते में लगभग 8 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की राशि अंतरित हुई है। स्थानीय एनआईसी में इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सीएल सोनी, महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, मेरे मन में तब ये विचार है कि ऐसी योजना बनाओ कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो। अरे कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल सरकारी नहीं प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी 7 लाख 6 लाख रुपया साल है। वो फीस बच्चे नहीं भर पाए, उनके माता पिता नहीं भर पाए, इसलिए हमने तय किया कि ये फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गौशालाओं के विकास के लिए समेकित योजना जरूरी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गौवंश संवर्धन के साथ ही गौशालाओं का सर्व सुविधा युक्त विकास होना भी जरूरी है। गायों के बेहतर संरक्षण के साथ गोबर के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। गृह मंत्री सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था और गोवर्धन योजना समिति संबंधी मंत्री समूहों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री समूह की बैठक में गौशालाओं के विकास, गौ संरक्षण और गोबर के समुचित उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने गौवंश संवर्धन के लिए की जा रही कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में गौशालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गौशालाओं में ही गोबर और गौमूत्र से विभिन्न उत्पादों के निर्माण और विपणन की व्यवस्था संबंधी विभिन्न सुझाव दिए गए। मनाया गया विश्व क्षय दिवस। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा के सभागार में विश्व क्षय दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में क्षय रोग के प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। क्षय रोग के कारण देश में लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क बलगम जांच एवं उच्च गुणवत्ता की औषधियों की उपलब्धता दुरुस्त व्यवस्था केंद्रों तक है। वजन के अनुसार क्षय रोगियों को प्रतिदिन 2 से 5 गोलियां ट्रीटमेंट सपोर्टर के समक्ष खाना चाहिए। भारत शासन ने 2025 तक देश को क्षय मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जिले के साथ साथ 140 हेल्थ व वेलनेस सेंटरों में जागरूकता कार्यक्रम किया गया व टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर ए के तिवारी, डॉक्टर आशुतोष असाटी, जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर निशा गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, राकेश मोहन शुक्ला, घनश्याम त्रिपाठी, संदीप पांडे, रंजीत सिंह, अभिलाष शुक्ला, नितिन मिश्रा, अजीत तिवारी, आदर्श द्विवेदी, संगीता सिंह, सुनीता सिंह, उर्मिला द्विवेदी, कुलदीप शुक्ला सहित जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थित रहा। गेहूं के उपार्जन के लिए किसानों से साफ सुथरे गेहूं का ही होगा उपार्जन। शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से इस वर्ष गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। गेहूं उपार्जन के लिए कई नए प्रावधान इस वर्ष किए गए हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी सीआर कौशल ने बताया कि इस वर्ष किसानों को खरीदी के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। पंजीकृत किसान उपार्जन केंद्र का स्वयं चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक करेंगे। इसी के आधार पर किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिन खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुक नहीं होंगे वहां से किसानों को एसएमएस से खरीदी की सूचना दी जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेहूं देने के बाद उपार्जन प्रभारी तथा किसान के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी का बिल जारी होगा। सत्यापन की व्यवस्था पंजीकृत मोबाइल में भेजे गए ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम किसान गेहूं बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। इस वर्ष सभी खरीदी केंद्र में बायोमेट्रिक उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं। पंजीयन के समय किसानों से बैंक खाते की जानकारी नहीं ली जा रही है। उनसे बैंक में लिंक मोबाइल नंबर तथा आधार संख्या की जानकारी दर्ज की जा रही है। आधार लिंक बैंक खाते में ही किसानों को उपार्जन के 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेहूं का उपार्जन सहकारी समितियों तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा।
इन्हें खरीदी केंद्र पर अनाज के साफ सफाई तथा ग्रेडिंग की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर करनी होगी। अनाज को साफ करने का खर्च किसानों द्वारा वहन किया जाएगा, इसलिए खरीदी के समय किसान अच्छी गुणवत्ता का साफ सुथरा गेहूं लेकर खरीदी केंद्र में आए। शासन द्वारा निर्धारित FAQ गेहूं की ही खरीदी की जाएगी। अमानक गेहूं खरीदने वाले केंद्र प्रभारियों तथा समितियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। खाद्यान्न पर्ची के लिए हितग्राही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विशाहुलाल सिंह ने राशन वितरण एवं उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि पात्रता पर्ची के लिए नियमों को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। खाद्यान्न वितरण के तहत पात्रता पर्ची के लिए अपना नाम जोड़ने के लिए हितग्राही अपना आवेदन घर बैठकर ऑनलाइन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक 28 पात्र श्रेणी के 1 करोड़ 17 लाख परिवारों के 4 करोड़ 97 लाख पात्र हितग्राही लाभ ले रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जनपद कार्यालयों से आवेदन के सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा जांच उपरांत सत्यापन किया जाएगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ईमेल अथवा मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी। साथ ही की जा रही कार्यवाही से हितग्राही को SMS के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। प्रदेश सरकार उचित मूल्य दुकानों से गेहूं के स्थान पर फोर्टिफाइड आटे का वितरण करेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप से प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में PDS के तहत आटे का वितरण किया जा रहा है। गेहूं से आटा बनाने में 552 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप इस योजना के आगे निरंतर किया जा सकेगा। इन दुकानों से अभी फोर्टिफाइड चावल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। रेड रिबन क्लब इकाई AE सेल के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं के लिए स्थानीय शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियल मिश्रा ने जिले में किशोरियों को एनीमिया मुक्त कराने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए जिले की 2 लाख किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बात कही है। साथ ही कॉलेज की सभी छात्राओं को आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट निःशुल्क वितरित कराई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ शैलजा सोनी ने छात्राओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं तथा वर्तमान समय में महिलाओं में तेजी से फैल रहे विभिन्न प्रकार के कैंसर जनित बीमारियों के कारण एवं निवारण पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। कार्यशाला को प्राचार्य DB अग्रवाल ने संबोधित करते हुए इंजीनियरिंग छात्राओं द्वारा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए समाज एवं देश के विकास में रोल मॉडल की भूमिका निभाने की बात कही। रेड रिबन क्लब इकाई के उद्देश्यों एवं कार्यशाला का प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर संदीप पांडे ने प्रस्तुत किया। स्वागत उद्बोधन कार्यशाला संयोजक प्रोफेसर रचना ताम्रकार एवं कार्यशाला का संचालन सह संयोजक प्राध्यापक प्रोफेसर समीक्षा सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला में महाविद्यालय के एकेडमिक डीन प्राध्यापक डॉक्टर RK जैन, डॉक्टर BR घोरमारे, प्रोफेसर प्रवीण नागेश, प्रोफेसर नलिनी गुप्ता, प्रोफेसर शमी पांडे, कार्यशाला आयोजक ECL छात्राएं सुमन शुक्ला, अश्लेषा द्विवेदी, नियति निहाल, हर्षिता सोनी, प्रिया पांडे सहित महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित रहीं। रोजगार मेले का होगा आयोजन। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय यशस्वी ग्रुप रीवा एवं TRS कॉलेज रीवा के संयोजन में 26 मार्च को TRS कॉलेज रीवा में 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें 18 कंपनियां शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 26 मार्च को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाएगा। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक उत्तीर्ण, स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, ITI एवं डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो। कंपनी वाइज अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। वहीं कंपनी द्वारा अभ्यर्थी के चयन करने पर उसे 8,000 रुपये से 25,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। कंपनी के नियमानुसार रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ मूल अंक सूची की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड या वोटर ID, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक है एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो साथ लेकर आएं। उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में यशस्वी ग्रुप, कप्रो ZF, सिग्नेट ISR, सिम्बाटेक फार्मा, आइसिर बगड़, पीतमपुर, इन्फ्रोटाइप इंडिका, बद्रिका मोटर्स रीवा, इंडिका मार्ट रीवा, जस्टाइल बजाज, अलायंस रीवा, वर्क टुगेदर रीवा, रियल एस्टेट कंपनी रीवा, डिगवॉल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट
लिमिटेड रीवा, कोडाटेक रीवा, ग्रोथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, श्री राम इंश्योरेंस रीवा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस रीवा, इनोवेटिव सॉल्यूशन रीवा, ग्रोफास्ट जबलपुर एवं कैलिबर बिजनेस सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, SBI क्रेडिट कार्ड मीशो कंपनी शामिल होंगी। कलेक्टर ने 15 से 17 साल के किशोरों को दूसरी डोज लगाने के दिए निर्देश। रीवा जिले में 15 से 17 साल आयु के 1,67,614 किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इनमें से 1,44,081 किशोरों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। यह कुल लक्ष्य का 86% है। इनमें से 75,414 किशोरों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। यह लक्ष्य का 45% है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दूसरी डोज के पात्र सभी किशोरों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाकर 15 से 17 साल के किशोरों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाएं। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय में दर्ज प्रथम डोज लगवा चुके किशोर किशोरियों को अपने स्तर से सूचना देकर इनके टीकाकरण की व्यवस्था कराएं। अधिकांश विद्यालयों में परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पूर्व टीकाकरण 100% लक्ष्य प्राप्त करें। इसके साथ साथ 15 से 17 आयु वर्ग के शेष बचे किशोर किशोरियों को प्रथम डोज के भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए पुनः अभियान चलाएं। अभियान को सफल बनाने के लिए सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थानों का भी सहयोग प्राप्त करें। कलेक्टर ने सभी अभिभावकों से उनके 15 से 17 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराएं। यह निर्देश बैठक के दौरान रीवा कमिश्नर ने दिया है। साथ ही संभागीय बैठक में विकास कार्यों की भी समीक्षा की। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारे ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब समाप्त हो गया है। संभाग के सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। सभी कलेक्टर विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने के लिए दी गई राशि, इस योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिए विशेष प्रयास करें। जिन आवासों के लिए दूसरी किश्त जारी हो गई है उनका निर्माण 1 माह में पूरा कराएं। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जारी करें। मनरेगा से अधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के प्रयास करें। वहीं मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं। कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त लेने के बाद कार्य न करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली की कार्यवाही करें। आयुष्मान कार्ड योजना से हर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। वहीं कार्ड बनाने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके साथ साथ 12 से 14 साल तक के बच्चों के कोविड वैक्सीन टीकाकरण एवं 15 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए भी प्राथमिकता दें। होली मिलन समारोह एवं फाग सम्मेलन का हुआ आयोजन। यह प्रतियोगिता आयोजन समिति द्वारा आयोजककर्ता रामायण प्रसाद त्रिपाठी द्वारा की गई। इस दौरान होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सिमरिया व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद देवराज सिंह ने की। इनके अलावा जनपद अध्यक्ष लालमणि पांडे बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष रामायण प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व पार्षद रमाकांत पांडे द्वारा जिले भर से कई जिला फाग टीमें बुलाई गईं, जिसमें रीवा, सतना, सिमरिया की लगभग 12 टीमें शामिल रहीं और फाग सम्मेलन में भाग लिया। प्रतियोगिता में शामिल टीमों को सम्मानित भी किया गया, जिन्हें सॉल श्रीफल से सम्मानित करते हुए फाग टीमों को पुरस्कृत किया गया। अगर जो सत्य होगा जनता मान लेगी और अगर मैंने असत्य बोला होगा तो जनता उसका उचित 3.5 साल में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ, आपने कहा भाई। बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। 12 टीमें आ चुकी हैं। 3-4 टीमों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये फाग प्रतियोगिता फाग सब होली मिलन समारोह समिति के अध्यक्ष द्वारा कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये बघेलखंड की एक पहचान है। कम से कम ये पुरानी चीज़ है। इसको जिंदा रखने के लिए हमारे बरा के समिति के लोगों ने, बरा की जनता ने ये निश्चय किया है कि हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। ये फाग प्रतियोगिता, क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो हैं, उनको ज्ञान मिले। ये संगीत, ये लोकगीत, इसको बचाए रखना है, इसलिए हमने फाग प्रतियोगिता शुरू की है।
भव्य तरीके से मनाई जाएगी झूलेलाल जयंती। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य अंदाज में झूलेलाल जयंती मनाए जाने को लेकर समाज के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में शनिवार को स्थानीय होटल स्टार में सिंधी समाज के लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यक्रम को भव्य रंग दिए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस विषय पर विधिवत जानकारी दी गई। कोरोना महामारी के चलते विगत कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। अब पूरी तरह से कार्यक्रमों को लेकर छूट का प्रावधान है। ऐसे में इस वर्ष एक बार फिर से बड़े ही धूमधाम व भव्य अंदाज में भगवान झूलेलाल की जयंती का समारोह 2 अप्रैल को स्थानीय घोड़ा चौराहे में किया जा रहा है, जिसके संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने विस्तार से बताया। इस दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश काली समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जन्मदिन में केक काटा जाएगा उनकी जयंती में और गाने बजाने का कार्यक्रम किया जाएगा, प्रसाद वगैरह बांटा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एक दिन पहले स्कूटर रैली कब मनाई जाएगी? ये 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। क्या झूलेलाल जयंती भगवान से जुड़ी। हर वर्ष की भांति हम लोग झूलेलाल का प्रोग्राम घोड़ा चौराहे में मनाते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से ये झूलेलाल जयंती का कार्यक्रम नहीं हो पाया। भगवान झूलेलाल की असीम कृपा से इस बार कोरोना महामारी है नहीं, इस बार भव्य रूप से हम लोग घोड़ा चौराहे पे एक नृत्य डांस करवाएंगे। बाहर से पार्टी आ रही है और एक अपने गायक जी आ रहे हैं उल्लासनगर से और भूसावल से, उनका कार्यक्रम होगा और रंगारंग लाइटिंग सजाएंगे अपन घोड़ा चौराहे पे, जो कि हर वर्ष भांति करते हैं। और 4 बजे अपना गुरहा तालाब से जुलूस निकलेगा, प्रकाश चौराहे होते घोड़ा चौराहे होके बम्बा घाट जाएगा, जिसका अपन लोग स्वागत करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे? जी। कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? भवन में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। उनकी डेट अलग है, 1 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख है। मैं प्रशासन से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ। नगर निगम और PWD वाले चाहते हैं कि वहाँ लाइटिंग व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ से अपना जुलूस निकले और साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.